हिंदी में एक कहावत है, सुनी होगी आप सबने, कि सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस कहावत को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ ना, तो ये आप पे और हम जैसे लोगों पे लागू होती है। मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चे रहे होंगे ऐसे, जिनका 9th का एग्ज़ाम बड़ा मिक्स हुआ है। बहुत अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन सही गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिली, सही तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं कर पाए, तो उस वजह से वो नंबर नहीं आ पाए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अब आप पहुंच चुके हो क्लास 10th में, और अब आपके दिमाग में होगा कि क्लास 10th को बिल्कुल एकदम शुरुआत से इतना अच्छे से कर लेना है ना, कि भाई साहब बोर्ड आते आते आप इतने कॉन्फिडेंस रहो और अच्छे नंबर से पास भी करो। और भाई 10th क्लास वैसे भी स्पेशल हो जाती है, क्योंकि लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम आप यहाँ देते हो। और बोर्ड एग्जाम्स, मैं नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। तो बस देखो, मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखता हूँ इस चीज़ को, कि तुम्हारा 9th अब कैसा भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर कुछ मिस्टेक वहाँ पे हुई है, तो वही वाली बात है यार, शाम का भूला घर वापस आ गया है, भूला नहीं कहेंगे, अपनी उन मिस्टेक से सीखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको बच्चे बार बार रिपीट करते हैं? हाँ है। कुछ ऐसी 5 मिस्टेक्स है जो मैंने ऑब्जर्व करी है, चाहे बच्चे 8 से 9th में जाए, 9 से 10th में जाए, या फिर किसी भी क्लास से जब नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो अब तुम बैठो, मैं तुम्हें 5 मिस्टेक ऐसी बताने वाला हूँ जो क्लास 10th में तुम मत करना। और इसमें से भाई साहब मिस्टेक नंबर 4 जो है वो तुमने 9th में भी की थी, तो उसको जरा ध्यान रखिएगा। देखो यार, सबसे पहले ना थोड़ा सा इस चीज़ को समझो जरा, कि आखिर क्लास 9th और क्लास 10th में डिफरेंस क्या हो गया। सिलेबस का डिफरेंस तो होता ही होता है, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए जरा, कि क्लास 9th जो है वहां पे जो एग्जाम है वो स्कूल हो रहे हैं, है ना, स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स हैं। SA1 SA2 का पैटर्न है, ठीक है। क्लास 9th आपका फाउंडेशन ईयर है, यानी यहां से आपके एक्चुअल्स मैथ और साइंस और सब चीज़ों की बात करूं तो वहां से आपकी शुरुआत हो रही है। लो प्रेशर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो हाँ, इस साल 9th का सिलेबस बदला है, बट पिछले साल कंपेरिजन भाई साहब, जो बच्चे आप निकल गए हो ना, जो 10th में आ गए हो, आपका सिलेबस कंपेरेटिवली लो ही रहा है। हर साल सिलेबस आपका कम होता जा रहा है। और जो मिस्टेक्स है यहाँ पे करना अलाउ है, क्योंकि मिस्टेक्स करके हम यहाँ सीखते हैं। 10th में आके चीज़ें क्या बदलेंगी भाई साहब? 10th में एग्जाम कंडक्ट करेगा CBSE, स्कूल वाले कंडक्ट नहीं करते। पहली बात तो स्कूल में एग्जाम कंडक्ट करना और CBSE का एग्जाम कंडक्ट कराने में फर्क हो जाता है। नंबर की बात करो तो यहाँ पे 80 नंबर का थ्योरी है, 20 नंबर कंप्लीटली आपके इंटरनल है। यस, ये बहुत बड़ा की फैक्टर रोल है ये 20 नंबर। क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बदल गए हैं, अब कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होने वाली है। ये पिछले 2 साल से ही CBSE ने इंट्रोड्यूस किया, कंपिटेंसी और फिर आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस, और सारे मार्क्स, हर एक इंडिविजुअल मार्क्स जो है वो यहाँ पे मैटर करेगा। अब आते हैं जरा हम मिस्टेक पे। सबसे पहली मिस्टेक, गलती, वो क्या है? NCERT बुक को सीरियसली ना लेना। यस, बड़ी बोरिंग सी किताब दिखती है, पिक्चर्स है नहीं, कलरफुल पिक्चर्स, पेजेस नहीं है, तो लगता है कि यार इसमें क्या ही इंफॉर्मेशन होगी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है बेटा, जो बच्चे क्लास 10th में करते हैं, आपको नहीं करनी है। NCERT जो है वो हमारा बहुत मेन कोर सब्जेक्ट हो जाता है, कोर पब्लिकेशन है, वहां से क्वेश्चंस ना डायरेक्ट बनते हैं। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप साइंस की बात करो, चाहे आप सोशल साइंस के लिटरेचर की बात करो, NCERT बुक को सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा। बाकी और भी रिसोर्सेज इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले NCERT बुक जो है उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि वहां से इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मिस्टेक नंबर 2, और वो है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन को इग्नोर करना। जो बच्चे इस साल 10th का बोर्ड दे के आए हैं ना, और मैथ्स के पेपर में वो 1-2 क्वेश्चन में फंसे थे, ये वही सवाल थे जो कंपिटेंसी और केस बेस्ड क्वेश्चंस थे। बच्चों को लगा कि सिलेबस से बाहर कुछ पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया, सब सिलेबस के टॉपिक के अंदर का था। लेकिन CBSE ने पहले ही बता दिया है कि वो अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊं तो डिफरेंस इतना है कि एक तो मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, आप सिंपली बता दोगे, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मैं आपको उस लॉ के बेसिस पे कोई रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड सवाल दे दूं, और अब कहूं कि अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यही फर्क हो जाता है। तो इसीलिए वहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह के सवाल जो है उसको आप इग्नोर ना करें। अब ये सवाल कहां से प्रैक्टिस होंगे, कहां आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, हम आपकी मदद कैसे करेंगे, उस पर मैं आने वाला हूं, अभी रुको जरा। अच्छा देखो जरा, अगर आप पिछले 2 साल के पेपर 2025 24-25 के पेपर को आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा 30 से 40% जो पेपर है वो आपका कंपिटेंसी और केस बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे साइंस में
पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ्स में रियल वर्ड एप्लीकेशन सम्स आ रहे हैं, ये वही सवाल हैं पैटर्न के सवाल जिसमें बच्चे इस बार फंसे हैं। एसएसटी में मैप और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम फिक्स करेंगे कैसे और क्या, वो सब बता रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 3, इंटरनल असेसमेंट को अंडर एस्टिमेट करना। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बोर्ड में बेटा 20% मार्क्स जो है आपका वो इंटरनल होते हैं, यानी कि 20% मार्क्स तो आप पहले ही ले आओगे बोर्ड एग्जाम्स देने से पहले। और वो कैसे होंगे, वो मार्क्स आपके फ्री के हैं, और ये मार्क्स लेकिन आपको फ्री में मिलते नहीं है। यस, फ्री के मार्क्स फ्री में नहीं मिलते। मतलब क्या है, मतलब ये है बेटा कि इसमें आपको थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना है। ये वो नंबर हैं जो आपको पीरियोडिक टेस्ट की परफॉर्मेंस, नोटबुक, आपका स्कूल में कैसा पोर्टफोलियो रहा है, प्रैक्टिकल्स में आपने कैसे परफॉर्म किया है, डिसिप्लिन आप कैसे रहते थे, टीचर्स की बात आपने कितनी सुनी है, ये सारे नंबर्स आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ बना के रखिए, उनकी बातों को सुनिए, टाइम पे नोटबुक बनाओ, प्रैक्टिकल में डिले मत करो, चुपचाप शांति से। 20 नंबर है ना, और इसमें बताऊं मैं तुम्हें, 20 में से टीचर कहते हैं कि हम नंबर काटेंगे, बट एट द एंड ना टीचर आपको 18 से 20 नंबर दे देते हैं, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर भी चाहते हैं कि उनके स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो और उनके क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी हो। बट अब वही है कि आप थोड़ा सा अगर अच्छे तरीके से बिहेव करो तो 20 आउट ऑफ 20 भी यहाँ पे आप ले आओगे। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टिमेट नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 4 और 5 जो मैंने कहा था, रट्टाफिकेशन अब नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा, सैंपल पेपर जैसी चीज़ों को स्किप कर देना। देखो 9th क्लास में जो भी हो, आपने रट फुट के पास कर लिया हो, रट्टाफिकेशन से काम चला लिया हो, लेकिन वो बेटा हो गया, डन। देखो यार, रट्टाफिकेशन वैसे भी लाइफ में ज़्यादा दिन तक नहीं सस्टेन करता है ना। आपको जब तक वो चीज़ें याद रहती हैं तो आप बस उसको रट के आंसर लिख के आ रहे हो, लेकिन सबको रट्टाफिकेशन करने माहिर भी नहीं है। तो भाई रूट लर्निंग से अब काम नहीं चलेगा, अब आपको कंसेप्ट समझने होंगे बेटा, तभी आप एप्लीकेशन बेस्ड और केस बेस्ड। और इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं, अब तुम्हें पूरे साल ना हम केस बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के भर भर के शॉर्ट्स आएंगे, तुम डरोगे यार, कुछ नहीं है। आराम से कंसेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से समझो, विजुलाइज करो, जो मैं कि हम आपको मिलकर करवाएंगे पूरी टीम के साथ, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देख तो ये चीज़। और उसके बाद बेटा सैंपल पेपर स्किप नहीं करना है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कि भाई 9th क्लास का जो तुमने पेपर दिया, क्या तुमने बैठ के सब्जेक्ट के 3 घंटे के प्रॉपर पेपर सॉल्व किए थे? किए थे तो कितने सब्जेक्ट के किए थे और कितने पेपर किए थे? मैं आपको वहीं पे कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा कि एटलीस्ट कितना करना चाहिए था और आपने क्या किया था। ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। एग्जाम से पहले इस चीज़ को सॉल्व करना। ये तो मैंने बात कर ली मिस्टेक की। अब आते हैं जरा इसके सॉल्यूशंस पे। कुछ स्ट्रैटेजी जो आपके टॉपर्स होंगे ना, आपके क्लासमेट, वो जो फॉलो करते हैं, वही वाली बात। पहला, हमेशा एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करना है, सब कुछ बाद में। हाँ, कुछ सब्जेक्ट देखो एनसीईआरटी में क्या है बेटा, सिलेबस आपका एनसीईआरटी से ही होता है, तो कोर कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में। केमिस्ट्री जैसा जो मेरा सब्जेक्ट है बेटा, उसमें तो सीधा सवाल आता है, और नॉट इवन इन बोर्ड्स, इवन आपके जेई और नीट में लोग एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, क्योंकि करिकुलम डिजाइन वगैरह वही कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की थ्योरी है, एग्जांपल है, एक्सरसाइज है, इस पे बेटा डायरेक्टली कवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो ध्यान रखना। स्ट्रैटेजी 2 जो आपको फॉलो करनी है वो है सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट रिसोर्सेज। देखो अभी आपका 10th स्टार्ट हुआ है, अभी से अगर आप रिसोर्सेज इकट्ठे करने लग जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आती। लास्ट में पता है क्या होता है, बच्चे पैनिक करते हैं, इस चीज़ का नोट नहीं है, ये माइंड मैप नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं है मेरे पास, सैम्पल पेपर नहीं है मेरे पास। भाई शुरुआत से अपने नोट्स बुक्स, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से रखो। अब तुम पूछते हो भैया कौन सी किताबें लेनी चाहिए? यार देखो, मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, आने वाले टाइम में और बोलूँगा। 5 किताबें ना खरीदिए, एक किताब को 5 बार करिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोंट बाई 5 डिफरेंट पब्लिकेशंस और बुक, बाई 1 बुक एंड रिपीट दैट बुक 5 टाइम्स, क्योंकि सब किताब में कहानी सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग जगह जा सकते हो, किताब बेटा एक काफ़ी है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, साइंस के लिए आपका एनसीईआरटी होना, एनसीईआरटी तो आपको सारे सब्जेक्ट में होना है, प्लस आपका एग्जाम्पलर प्रॉब्लम होनी चाहिए, सीबीएसई का सेल पेपर आपके पास होना चाहिए, एनी पब्लिकेशन, ये हम एग्जाम टाइम में देखते हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर नो डाउट आपने एनसीईआरटी कर ली, उसके बाद आरडी शर्मा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आपको आरडी शर्मा से मिल जाता है। एसएसटी में एनसीईआरटी, बस सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं चाहिए, उसी में आपका मैप है, टाइमलाइन है, सोर्सेज, उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। इंग्लिश में भी आपका सेम चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास तीनों सब्जेक्ट के होने चाहिए। स्ट्रैटेजी 3 जो कि अभी नहीं, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे, वो है आपका आंसर राइटिंग। यस, किसी भी एग्जाम में जब आप जा रहे हो, सब्जेक्टिव पेपर होता है बेटा, आपके आंसर राइटिंग, आपके आंसर्स के प्रेजेंटेशंस पे ना
10-15 नंबर इंक्रीज कर जाते हैं। अब उन चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं बताऊं तो साइंस में जैसे कि डायग्राम को लेबल करना, केमिस्ट्री है तो इक्वेशंस को बैलेंस करके लिखना, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें लिखनी, मैथ्स में भी फार्मूला लिखना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस करना, आंसर को आंसर बॉक्स में रखना, कोई शॉर्टकट नहीं मारना। एसएसटी है तो एसएसटी में आपने क्या किया, पॉइंटर्स के फॉर्म में अपने आंसर्स को लिखा, ठीक है, मैप को नीट एंड क्लीन आपने लेबल किया। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हम काम करेंगे अभी आने वाले टाइम में, जैसे जैसे क्लास शुरू होंगी ना तब। स्ट्रैटेजी नंबर 4, प्री बोर्ड और एरर नोटबुक सिस्टम। अच्छा ये क्या है बच्चे ना इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। और तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो यहाँ पे मेंशन नहीं हुई मुझसे, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट क्या है, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कायदे से तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुम अगस्त एंड तक, सितंबर स्टार्टिंग तक तुम सिलेबस कंप्लीट कर दो। यस, यू हर्ड मी राइट। कोई ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है 10th में, ठीक है, क्योंकि बच्चे 10th क्लास में अगर आप जेईई नीट के लिए सोच रहे हो ना तो आपकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो जाती है। तो आपको 10th का सिलेबस एकदम टाइम से खत्म कर देना है, ताकि फिर सिर्फ आप प्रैक्टिस करो और इतनी प्रैक्टिस करो कि यार 100 आउट ऑफ 100 आते हैं और इसी क्लास में आएंगे। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर तुम ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हो, अच्छे नंबर्स लाना चाहते हो, तो दिस इज द राइट क्लास। क्लास 10th ही बेटा जहाँ पे टॉपर बनना सही में ईजी काम है कंपेयर टू द 12th एंड बाकी चीज़ों की मैं बात करूँ, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके ऊपर, प्री बोर्ड को ईजी नहीं लेना है, प्री बोर्ड को बोर्ड के तरह ही ट्रीट करना है। तो आपका सिलेबस, प्रिपरेशंस, वो सारी चीज़ें प्री बोर्ड से पहले तैयार होनी चाहिए। प्री बोर्ड आपके मिड ऑफ दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका बहुत ज़रूरी है कि एरर नोटबुक, इसके बारे में बताऊंगा मैं बेसिकली क्या है, कि एनालाइज करना कि आपने पेपर दिया, प्री बोर्ड्स के साल पेपर किए, तो उसमें क्या क्या गलती हुई। ये हम मिड टर्म से करना शुरू कर देंगे कि आपने कोई पेपर किया है तो उस पेपर को किस तरीके से आप खुद से एवेल्युएट करो, उनकी गलती को कैसे फाइंड आउट करो और फिर वो गलती ठीक कैसे की जाती है। देखो यही स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। और ये जो बच्चे कंपटीशंस की तैयारी करते हैं ना, वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब मैं इसका क्विक रिकैप बता दूं तो ये वही सारी चीज़ें, मिस्टेक वही है, एनसीईआरटी को सीरियसली ना लेना, केस बेस्ड क्वेश्चंस को इग्नोर करना, इंटरनल को अंडरस्टिमेट करना, सिर्फ रट्टा मारना, सैम्पल पेपर स्किप करना। कैसे बेहतर कर सकते हो, एनसीईआरटी ऑलवेज फर्स्ट, सब्जेक्ट वाइज रिसोर्स प्लान होना चाहिए, आंसर राइटिंग फॉर्मेट और प्री बोर्ड एंड एरर नोटबुक। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी भाई, सिंपल सी बात है, पढ़ो स्मार्ट और लिव स्मार्ट। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर हमें ये सारी चीज़ें, अगर कोई हमें हाथ पकड़ के हमें ये बता दे, मेरे साथ दिक्कत यही है सर कि पता तो हमें भी शायद ये सब कुछ था, लेकिन फिर भी हम अच्छा नहीं कर पाते। आई गेट इट, क्योंकि उसके लिए ज़रूरत है बेटा आपको अच्छे मेंटर्स की, ठीक है, जो आपको पल पल, पॉइंट टू पॉइंट आपकी चीज़ों को, गलती को एनालाइज करे, आपको पॉइंट आउट करे और फिर उसको इम्प्रूव करे। अब उसकी इंप्रूवमेंट के लिए ना ये बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि अब मैं बोलूँगा तुम लोग आगे फिर से बैच बेचने, नहीं यार, मैं इसको बेचना नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम लास्ट टाइम में जाके लास्ट मोमेंट पे फिर तुम क्रैश कोर्स लेते हो, सारी चीज़ें लेते हो, तुम पूरा साल वेट करते हो कि अरे यार मैं अभी क्यों बैच ले लूँगा, अभी ये हो जाएगा। नहीं यार, ठीक है, एक तो देखो कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता आपके इन सब बैचेस का, बट आपको क्या है, आप ना बैच लेके ना एक तो थोड़े ज़्यादा आप अकाउंटेबल हो जाते हो, सीरियस हो जाते हो कि आई हैव पेड फॉर समथिंग, देन फिर आपको अच्छी मेंटरशिप मिलती है। मैंने ये जितनी चीज़ें बताई है यार, इन सारी चीज़ों पे हमने अपने बच्चों के साथ वर्क किया है और रिजल्ट आता है, सही बता रहा हूँ, आता है। फिर आपको भी अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, हमें भी थोड़ी खुशी हो जाती है कि यार चलो हमें हमारे मार्गदर्शन से बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो गया। तो भैया इसके लिए चाहिए तुम्हें एक परफेक्ट बैच, और वो बैच है तुम्हारा प्रहार बैच। यस, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लास 10th का प्रहार बैच, जिसमें आपको वही सारे डीपीपी, नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज बैटल्स आपके होते हैं, आपके टेस्ट पेपर एनालिसिस होते हैं, आप अपने टीचर से 1-to-1 डाउट्स पूछ सकते हो, सिर्फ चैट के थ्रू नहीं, कॉल करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, बाकी जितने भी बैचेस आपको मिलेंगे ना, पता है उसमें क्या है, उसमें आपका जो सिलेबस है ना बेटा, नवंबर में खत्म, बैच आपका दिसंबर में खत्म, देन सिर्फ यूट्यूब से पढ़िए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको आखिरी क्लास भी एग्जाम के एक दिन पहले तक होती है। यानी हमारा ये मानना है कि भाई कि जो बच्चे हैं ना, उनको लास्ट टाइम तक जरूरत होती है हमारी, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो इसीलिए यार देखो, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। अगर तुम ये वीडियो 14 मार्च को देख रहे हो, तो यानी अभी 60% ऑफ चल रहा है उन बैचेस के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, तो जाओ जाके एनरोल कर लो। इट विल कॉस्ट यू लेस देन अ पिज़्ज़ा, सही बता रहा हूँ, एवरेज प्राइस इसका पिज़्ज़ा से भी कम है। तो महीने में इससे ज़्यादा के पिज़्ज़ा खा जाओगे, बट अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना बेटा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और तुम समझदार बच्चे हो, क्योंकि यहाँ तक तुमने ये वीडियो देखा है, तो तुम्हारी प्लानिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बेटा सिर्फ सुनने से
काम नहीं चलेगा, जितनी चीज़ें बताई हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। और हाँ, अगर तुम्हारे मान लो कि कोई जूनियर्स हैं जिनको क्लास 9th का बैच चाहिए तो उनके लिए बैच है आरएम बैच, जो 11 12th में गए हैं उनको 11 12th का बैच चाहिए, वो सारे बैचेस हैं। सब बैच का लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, ऑफर लगा हुआ है, कोड लगा हुआ है। अगर कोड नहीं लगा होगा तो आपको डिस्काउंट के लिए, फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यूज कोड कुमार55। ठीक है, अब देखो फटाफट जाओ, जाके बैच में एनरोल कर लो, बाकी मुलाकात आपसे वहीं करते हैं। और हाँ, घबराना नहीं है, 10th है ना, मिल के फोड़ेंगे। ठीक है, फोड़ेंगे ना, बिल्कुल। चलिए, सी यू इन द बैच।